चलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त व झकास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बता दें आपको, अभी जो हम लोग क्लास लेने वाले हैं, यह जो है डब्ल्यू डब्ल्यू स्टडी। यूट्यूब चैनल का नाम है डब्ल्यू डब्ल्यू स्टडी और टेलीग्राम चैनल का नाम भी डब्ल्यू डब्ल्यू स्टडी है। इस आपको चैनल पे डब्ल्यू डब्ल्यू स्टडी की बात करते हैं। इस चैनल पे आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीका से आपकी तैयारी होगी, जो 450 प्लस की तैयारी होगी। 100% गारंटी वाला तैयारी चलेगा। इसमें नो आ ऊ छा ऊ वाला बात नहीं होगा, 100% वाला तैयारी होगा और ऑल विषय की तैयारी होगा। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं की यानी कि क्लास 10th की भौतिकी का अध्याय 1। मेरे प्यारे बच्चों, भौतिकी जिसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं, याद रखना, ठीक है ना, फिजिक्स। ये कक्षा 10वीं की है, मैट्रिक, याद रहे मेरे प्यारे बच्चों। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की बात कर रहे हैं हम लोग। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 100% आने की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस चैप्टर के नाम है प्रकाश के परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर लेके आया हूँ। इसी तरह से हर चैप्टर का आपको वीवीआई क्वेश्चन लेके आएंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और अगर आप इसके पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आपको नीचे एक नंबर दिख रहा है, जो नंबर मैं ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे। नंबर नोट डाउन कर लो बुआ। 91 17 82 30 62। इस पर आप कंट्रैक्ट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, और ऑल विषय के आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन, कक्षा 10वीं की यानी कि क्लास 10th का मैट्रिक परीक्षा के लिए भौतिकी का अध्याय 1। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश के परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश। प्रकाश है क्या? ठीक है, देखिए, प्रकाश वह कारक है, या कह सकते हैं कि वह पदार्थ है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि हम लोग चश्मा लगाए हैं। चश्मा लगाना कोई मेरा मकसद नहीं है, स्टाइल मारना मेरा मकसद नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, चश्मा का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग दिन भर में नभी तो 10 क्लास लेते हैं। 10 क्लास लाइव चलता है हमारा। क्लास 10th हो गए, 12th हो गए, साइंस हो गए, एसएसटी हो गए, हिंदी हो गए, इस तरह टोटल मिलाकर अप्रोक्स 10 क्लास लेते हैं। और आप ही समझो, अगर इतने ऊपर लाइट लगा हुआ है, देखो यहाँ पे लाइट का फोकस आ रहा होगा पूरा एकदम बढ़िया से। यहाँ पे नीचे लाइट लगा है, बगल में लाइट, इधर लाइट, चारों तरफ लाइटिंग ही लाइट होता है। इसलिए आंख पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और देखो, हम आंख में ड्रॉप भी डाल रहे हैं, ठीक है ना। कल ही मैं डॉक्टर से दिखवाया था, तो ये चीज रहता है। इसी वजह से हम लोग ब्लैक चश्मा का प्रयोग करते हैं, ताकि थोड़ा सा आंख बचा रहे लाइटिंग से। ठीक है, तो ये मत बोलना कि स्टाइल मार रहे हैं सर, ठीक है। तो मैं लगा लेता हूँ फिर से, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बोलोगे सर चश्मा उतार के पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा अपनी सेफ्टी के लिए प्रयोग करते हैं। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे हमको आप देख पा रहे हैं, इसका रीजन यही है कि यहाँ पे प्रकाश उपस्थित है। अब मैं थोड़ा देर के लिए प्रकाश को बंद कर दूं तो शायद मैं नहीं देख पाऊंगा। अब कोई भी चीज देख लेना, अंधेरा में कोई वस्तु नहीं दिखाई देता है, और जब उस पर कोई प्रकाश पड़ता है तो दिखाई देता है। जैसे कि देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, समझना, एक और चीज याद रहे, जिस वस्तु को देखना है उस वस्तु पर प्रकाश पड़ना चाहिए, ना कि हम पे प्रकाश पड़े। जैसे कि हमको किसी को देखना है, ठीक है, हमको, आप आप तो सिंपल समझो, हमको आप देख रहे हो, हम आपको नहीं देख पा रहे, लेकिन आप हमको देख पा रहे हैं। लेकिन आप कहाँ पे हैं? हो सकता है कि किसी बंद कमरे में बैठ के देख रहे हो, फिर भी हमको देख पा रहे हैं, लेकिन आपके आंख पर प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, हम पे प्रकाश पड़ने की आवश्यकता। उसी तरह से जब यहाँ पे एक लड़की है, देख सकते हो, तो इस पर प्रकाश आ रही है, देखो इस पर प्रकाश आ रही है, तो हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं। लेकिन हमारी आंख कितना हो अंधेरा में हो, तो हम पे प्रकाश पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस वस्तु को हमको देखना है उस वस्तु पर प्रकाश को पड़ना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कोई पदार्थ है, इसको हम देख रहे हैं, इसको हम लोग देख रहे हैं, तो प्रकाश इस पे नहीं, इस पे पड़ना चाहिए। प्रकाश इस पे पड़ना चाहिए, तब हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। इस पर प्रकाश होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ देख लीजिए, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। देखते हैं, देखो, डिफिनीशन, परिभाषा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो अलग अलग तरीका से लिखा जाता है।
यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। बिल्कुल, जैसे कि हम इसकी सहायता से बल्ब दिख रहा है, तो इस बल्ब की सहायता से हम किसी वस्तु को इजी से देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश जब वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये भी बात सही है कि जैसे कि अगर सिंपल बात करें मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है, चाहे आप ही हमको देख पा रहे हो, तो हम पर प्रकाश टकराकर आपकी आंख तक पहुंच रही है। आपकी आंख तक कैसे पहुंच रही है? एक सिस्टम के माध्यम से, है कि नहीं? तो फिर हमको देख पा रहे। तो सिंपल जिस वस्तु को हम देखते हैं, जैसे कि हम इस वस्तु को हम देख पा रहे हैं, तो इस पर प्रकाश है और इस पर प्रकाश टकराकर फिर हमारे आंखों तक पड़ रही है, तो हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये कहता है जब यहाँ पे प्रकाश जब वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंच पाती है तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो यह प्रकाश के बारे में बताए हैं आपको, प्रकाश है क्या। चलिए, तो ऐसे यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं था प्रकाश, लेकिन आगे है ये क्वेश्चन 2025 को, इसी बार 2025 के एग्जाम में ऑलरेडी वो पूछ चुका है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी कब पूछा है? तो 2025 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ना। क्वेश्चन क्या है? किरण पुंज क्या है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, किरण पुंज की बात करते हैं तो याद रखना प्रकाश को, यहाँ पे प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी प्रकाश को, जैसे लाइट बारते हैं तो एक लाइट प्रकाश निकालता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे टॉर्च बार रहे, देखो यह टॉर्च बार रहे थे, प्रकाश को इस तरह से रिफ्लेक्ट करता है, इस तरह से फैलाता है। तो यह क्या है? प्रकाश, किरण की समूह है। यह किरण होता है, यह किरण है। एक सीधा रेखा को हम लोग किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और वो किरण की बात नहीं कर रहे, तो आपके जो स्कूल कॉलेज में पढ़ती है उस किरण की मैं बात नहीं कर रहा, याद रहना। ठीक है ना? आप लोग मत सोचना कि किरण की बात कर रहे हैं हम लोग, हम एक किरण लाइन की बात कर रहे हैं। तो जब याद रखना, प्रकाश पुंज क्या है? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। एक लाइन का डेफिनेशन लिखे, किरणों के समूह को। ये देखो किरण की समूह है। अगर कोई वस्तु से जब किरण बहुत सारा निकल रहा है, किरण की समूह है, ये क्या है? बहुत सारा किरण निकल रहा है, तो किरणें के समूह, ये क्या है? समूह है। समूह मतलब होता है बहुत सारा। तो किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज किरण पुंज कहते हैं। तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, किरण पुंज क्या है? तो प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। याद रहना, या सीधा लिख सकते हो, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज ऐसे तीन प्रकार के होते हैं: अभिसारी अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। मेरे प्यारे बच्चों, समझने के प्रयास करोगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, सबसे पहले अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज होते हैं जब एक बिंदु से प्रकाश निकलते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे, जैसे टॉर्च है, एक बिंदु से प्रकाश निकल रहे हैं। देखो, यह प्रकाश इस बिंदु से निकल रहा है, इस बिंदु स्रोत से निकल रहा है और चारों तरफ फैल रहा है। ये मान लेते टॉर्च है और ये चारों तरफ फैल रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या कि एक बिंदु से निकलकर प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा है। जैसे यहाँ पे बल्ब बढ़ रहा है, तो यह बल्ब से प्रकाश निकलकर चारों तरफ फैल रहा है। इसे यहाँ पर देखा जाए तो इससे प्रकाश निकल रहा है और चारों तरफ फैल रहा है। यानी कि एक बिंदु से प्रकाश निकल रहा है, और जब किसी बिंदु से प्रकाश निकलते हैं उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? सारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या है? अगर लिखना है तो लिख लीजिए। वैसे किरण पुंज जब एक बिंदु से प्रकाश निकलकर चारों दिशा में फैल जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, फिर से लिखिएगा, अगर लिखना है तो लिख सकते हो। कॉपी कलम लेकर बैठना मेरे प्यारे बच्चों, सीधा लिखना। जब एक बिंदु स्रोत से किरण निकलकर चारों दिशा में फैल जाता है तो उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखो, अब बात करते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर बहुत इजी है। जब बहुत सारा किरण एक दूसरे के समांतर चलती है, समांतर मतलब होता है पैरेलल, इसको समांतर यह होगा, समांतर लाइन। ठीक है ना? जब बहुत सारे किरण एक दूसरे के समांतर चलती है तो इसको हम लोग कहते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, तो इसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक है,
अब आता है, अब वहां पे अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या है, तो बहुत सारा किरण पुंज जब एक बिंदु पर आकर मिलती है, यानी कि कोई बिंदु पर, इसे आप लोग स्टेज शो में देखे होइएगा, स्टेज, स्टेज नहीं, स्टेज, स्टेज शो, जैसे कि बहुत बड़े कलाकार आता है, आप लोग ऑर्केस्ट्रा समझ लो ना सीधा, है कि ना, ऑर्केस्ट्रा खूब देखते हो, अरे गर्दा उड़ा देता है कि नहीं। अभी गाना एगो चल रहा है, नहीं गाना दो चार को चल रहा है, खूब वायरल है, लेकिन फालतू का गाना है, सीधा समझ लो भोजपुरी में, ठीक है। तो जब एक बिंदु जब बहुत सारा किरण पुंज किसी एक बिंदु पर आकर मिलता है, जैसे कि यहाँ से किरण पुंज आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, तो कैसे पता चलेगा, तो यह देखो, यह लाइन, ये जो तीर किधर दर्शा रहा है, यह तीर जो है इस बिंदु की तरफ दर्शा रहा है कि इस बिंदु पर प्रकाश आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यह एक बिंदु है और इस पर प्रकाश चारों दिशाओं में आ रहे हैं। तो क्या हुआ, जब बहुत सारे किरण पुंज किसी एक बिंदु पर आकर मिलते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं, वहां पे क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो तीनों समझ में आया कि नहीं, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। किरण पुंज क्या है, तो किरणें को समूह के किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है अपसारी किरण पुंज, दूसर का होता है समांतर किरण पुंज, तीसर का होता है अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण, अप याद रखना, अपसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज होते हैं जो एक बिंदु से निकलकर बहुत सारे दिशा में फैल जाते हैं, यानी कि एक बिंदु से निकलकर बहुत सारे किरण चारों दिशा में फैल जाते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज की बात करें, वैसे किरण पुंज होते हैं जो बहुत सारे रेखाएं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, बहुत सारे किरण पुंज क्या करते हैं, एक दूसरे के समांतर चलते हैं, तो इसे हम समांतर किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। अब होता है अभिसारी किरण पुंज, वैसे किरण पुंज जो बहुत सारा किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो उसे हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो ये तीनों का डिफिनेशन आप लिख सकते हो, ये तीनों आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला है प्रकाश के प्रावर्तन। मेरे प्यारे बच्चे, प्रकाश की प्रावर्तन की बात करते हैं, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 2015, 2016, 2019 और 2024 के एग्जाम में पूछ चुका है। देखिए, प्रकाश के प्रावर्तन सिंपल कहता है, जब किसी सतह से, जब किसी चमकीली सतह या चिकनी सतह से प्रकाश टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान ले कोई आपका कोई चिकनी सतह है, चिकनी सतह है जो अपारदर्शी होना चाहिए, पारदर्शी नहीं होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए, ठीक है। जब कोई चिकनी या चमकीली सतह से प्रकाश, जब किसी चिकनी और चमकीली सतह पर प्रकाश आपतित होती है, तो उसे पुनः टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बुआ, उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश के परावर्तन। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रकाश आया और यह टकराकर वापस चला गया, तो आने वाले प्रकाश के किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, और जाने वाला किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रहे इस चीज का, तो इसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित, आपतित किरण। आपतित किरण मतलब आने वाला किरण, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित, परावर्तित किरण, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों समझना, ऐसा डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ाते हैं तो डिफिनीशन बहुत तरह से लिखते हैं हम लोग, क्योंकि जब एक बार हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो अपने तरीका से समझाने के प्रयास करते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन क्या है, तो जब कोई अपारदर्शी पदार्थ से, जो चिकनी होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए, जब कोई अपारदर्शी पदार्थ पर कोई किरण पड़ती है, तो उसे टकरा कर, जितना बार हमको बोलोगे उतना बार नया डिफिनीशन निकलेगा मुंह से, याद रखना। यही तो है, जब इस चीज को जान गए, अपना से डिफिनीशन, अपना से परिभाषा लिखना सीख गए ना, तो आप टॉपर बन गए, सीधा समझ लो। जब कोई चिकनी या चमकीली सतह पर जब प्रकाश आपतित होती है और टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। ऐसा डिफिनेशन देख लेते हैं, प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लो, वही बात है ना, सीधा कहा गया प्रकाश के किसी वस्तु से, सीधा प्रकाश के किसी वस्तु से, कोई भी वस्तु, चाहे शीशा हो सकता है, पानी, चाहे कोई भी, पानी तो पारदर्शी है, दीवार, चाहे कोई चीज भी,
जिससे टकराकर वापस लौट जाता है। जैसे ज्यादातर शीशा की बात करते हैं हम लोग, तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, देखो अच्छी सतह से पॉलिश की हुई चिकनी सतहों पर पड़ने वाली प्रकाश परावर्तित हो जाता है। यह जो एक पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट को समझना। अगर कोई चिकनी या चमकीली सतह पर जब प्रकाश आपतित होती है या प्रकाश पड़ती है, तो प्रकाश वो लौट के भाग जाती है उसी माध्यम में। तो ही कहा गया अच्छी तरह से पॉलिश की हुई चिकनी सतह पर, जो अच्छी तरह से पॉलिश किया हुआ चिकनी सतह पर पड़ने पर, क्या पड़ने पर, प्रकाश पड़ने पर, सतहों पर पड़ने वाले प्रकाश परावर्तित हो जाता है, मतलब वह मुड़ जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे समतल। यहाँ पे समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। और यह दर्पण क्या है मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो समतल दर्पण एक अच्छा परावर्तक है। ठीक है, अगर आप अपने तरीके से एक डिफिनीशन लिखना चाहते हो तो डिफिनीशन लिख सकते हो, हम आपको बोल देते हैं डिफिनीशन लिख सकते हो। देखो पढ़ते समय बहुत सारा डिफिनीशन का प्रयोग किया जाता है, उसमें जो सटीक लगे वो लिख लीजिए। आप डिफिनीशन लिखिए, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, तो मैं आपको लिखवाता हूं। जब किसी चिकनी या चमकीली सतह से जब किसी चिकनी या चमकीली सतह पर प्रकाश आपतित होती है और टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे प्रकाश को परावर्तन कहते हैं। फिर से लिखिएगा, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। जब किसी चिकनी या चमकीली सतह पर प्रकाश आपतित होती है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया। चलिए देखो, आपको समझ में आया, जब कोई चिकनी या चमकीली सतह ये है, इस पर जो आने वाला किरण है उसको आपतित किरण कहेंगे, जाने वाला किरण को हम परावर्तित किरण कहेंगे। और यह बिंदु है, यह बिंदु पर प्रकाश आ रही है, इसी बिंदु से जा रही है, इस पर हम एक अभिलंब खींच देंगे जिसको हम लोग अभिलंब कहेंगे। जिस पर एक हम सीधा लाइन, जिसको हम लोग लंबवत एक लाइन खींचेंगे, जिसको हम लोग अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिलंब। इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अभिलंब कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, तो यह आपका अभिलंब हो गया। तो याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण कहते हैं, आई द्वारा दर्शाते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा उसको हम परावर्तित किरण क्या परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बुआ, आर द्वारा दर्शाते हैं। और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलो मैं आपको बताता हूं आगे। यहाँ पर सीधा समझिए, यह कोई दर्पण है, यह एम और एम दर्पण है। इस पर जो प्रकाश आपतित हो रही है, यह वाला प्रकाश आपतित हो रही है, जिसको हम आपतित किरण कहेंगे। और इस बिंदु से टकरा कर वापस लौट गया, जिसको हम परावर्तित किरण कहेंगे। इस पर एक बी, यहाँ पे बी एन एक लंब डाले हैं, जिसको हम अभिलंब कहेंगे। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा उसे हम लोग कहेंगे आपतन कोण, जो यहाँ पे दर्शाया गया है। और आपतन कोण के आई से दर्शाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम आर द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अगला हमारा टॉपिक है परावर्तन के नियम। हुआ ये भी क्वेश्चन 2015, 2016, 2019 और 2024 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो बच्चा, देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको 450 प्लस करना है तो इसका क्लास ले लीजिए। पूरे आपको क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट का क्लास लोगे तो मात्र 399 रुपया लगेगा। जो एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो, यह नंबर दिख रहा है 91 17 82 30 62। और यह 399 में आपको गर्दा उड़ा दिया जाएगा। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत पूरा एकदम मक्खन की तरह उड़ा के आपको पूरा दिमाग में फिट कर दिया जाएगा बाबा। इतना बेहतरीन तरीका से कंटेक्ट कर लीजिएगा। 399 में ऑल सब्जेक्ट का आपको क्लास के साथ पीडीएफ नोट्स बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी घर बैठे बैठे।
ठीक है। और ज्यादा टेंशन, देखो भगवान इतनी इतना प्यार से हम पढ़ाते हैं ना, इतना प्यार से इतना दुलार से, मजा ही आ जाता है। रुको थोड़ा सा गर्मी लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 1 मिनट थोड़ा एसी चलाने दीजिए। शाम है, धुआं धुआं, है कि नहीं? चल, अब पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। दो नियम क्या है, सिंपल मैं आपको समझाता हूँ। जब कोई ये दर्पण है, मान लेते हैं, दर्पण जो होता है एक तरफ से रंगा हुआ रहता है ताकि हम किसी वस्तु को देख पाते एक तरफ से, ये दर्पण है। जब कोई दर्पण पर प्रकाश आपतित होता है, तो आपतित होता है तो इसको हम आपतित किरण कहते हैं, और दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। ठीक है, जो प्रकाश आया उसको हम लोग आपतित किरण कहेंगे, इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। यह प्रकाश दर्पण पर आया है, ठीक है, और जो टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन वो आ रहा है कौन जा रहा है? तो देखो तीर किधर है, तीर जब इधर मार रहा है तो प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तीर जब इधर मारे तो प्रकाश आ रहा है, और जब तीर उधर मारता है तो प्रकाश जा रहा है, ठीक है। तो आने वाले प्रकाश की किरण को हम आपतित किरण कहेंगे, और जब लौट के जो प्रकाश जाता है उसको हम परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम लोग? परावर्तित, परावर्तित किरण कहेंगे, इसको हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। क्या करते हैं, इस पर एक लंब डालते हैं, इस पर हम एक लंब डाल देते हैं, लंब, ठीक है। इसको जब बीच में लंब, जब कोई सीधा वस्तु रखा जाता है उसको हम लंब कहते हैं, जिसको अभिलंब भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? अभिलंब। यह अभिलंब डाल दिया गया, इस पे एक अभिलंब डाला गया, ठीक है, अभिलंब डाल दिया गया। तो अब कहता है यह आपका परावर्तन के नियम शुरू हो रहा है। तो इसमें क्या कहता है, आपको क्या समझ में आ रहा है? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब कहाँ पे है? एक ही बिंदु पर मिल रहा है, देखो एक ही बिंदु पर आपको मिल रहा है, इसको ए मान लेते हैं। तो अब बताओ, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब किस बिंदु पर है? तो कहोगे सर एक ही बिंदु पर मिलता है। तो परावर्तन के पहला नियम क्या कहता है? ऐसे देखो, एक पहले याद रखो, परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं? दो। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि परावर्तन के कितने नियम है हुआ, तो दो नियम है, याद रख लेना, गांठ बांध लेना, याद करके 1 नंबर आपको अभी क्लियर कर दिया। 1 नंबर आपको अभी क्लियर हो जाएगा। परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है, और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। तो परावर्तन के कितने नियम है हुआ? दो नियम है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। दो नियम है। देखो पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होता है? तीनों एक ही तल में, यानी कि तीनों एक ही बिंदु पर होता है, देखो है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, तीनों एक ही बिंदु पर होता है, तीनों एक ही तल पे होता है। क्या कहा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब है, जो खींचा गया अभिलंब है, वो क्या हो गया? तीनों एक ही समतल पे होगा, तीनों एक ही तल पे होगा, ठीक है। चाहे इस फिगर का देखो, चाहे इस फिगर में बात हुई है, जो प्रकाश आ रहा है आपतित किरण, जो जा रहा है परावर्तित किरण, जो खींचा गया अभिलंब, उसको हम अभिलंब कहेंगे। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बात करेंगे आगे थोड़ा सा। तो अगर थोड़ा सा आगे देखा जाए तो देखो, आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, उसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्या कहें? आपतन कोण, जिसे आई से दर्शाते हैं। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे आर द्वारा दर्शाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे क्या? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन, परावर्तन कोण कहते हैं ना, तन होता है ना, परावर्तन कोण कहते हैं। और सीधा कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा का नियम क्या कहेगा? कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, अर्थात आई बराबर आर, आई बराबर आर।
याद रखना दूसरा का नियम क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है बउआ। ठीक है, चलो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है कि यहाँ पे पार्श्व परावर्तन क्या है। पार्श्व परावर्तन की बात करें, बहुत इजी है। देखो पार्श्व परावर्तन क्या है, वस्तु के दाहिने भाग समतल दर्पण दर्पण में प्रतिबिंब का दाएं भाग होता है। जैसे कि आप लोग किसी वस्तु आप प्रतिबिंब देख रहे हो अपने दर्पण दर्पण जो आईना होता है, आईना आपके सामने है, आईना में हम देख पा रहे हैं। आपका जो दाहिना भाग होगा दर्पण में आपको बायां भाग, जैसे हम अभी कैमरा में देख रहे हैं तो आपको ऐसे जब हिला रहे हैं तो हमको इधर वाला बायां हिल रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि वहां बायां बायां हाथ है। ठीक है, तो कहता है वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग होता है। क्या होता है, बायां भाग। और वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है, इसी को हम पार्श्व परावर्तन कहते हैं, सीधा उल्टा दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दर्पण किसे कहते हैं। देखो दर्पण क्या है, तो उस चिकनी चमकीली सतह को दर्पण कहते हैं, दर्पण जिससे प्रकाश को नियमन परावर्तन होता रहे। जैसे समझिएगा, कहा गया कि उस चमकदार तल को दर्पण कहते हैं जिससे प्रकाश का यहाँ पे नियमित परावर्तन होता है। दर्पण के चमकदार तल को परावर्तक कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों दर्पण की बात करते हैं तो दर्पण क्या है, तो दर्पण की बात कर लेते हैं। तो दर्पण उस चिकनी या चमकीली सतह को कहते हैं जिससे प्रकाश को बार बार परावर्तन होता रहे, किसी भी वस्तु का बार बार परावर्तन होता रहे। जैसे कि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो परावर्तित हो जाता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। वही कहा गया उस चमकदार तल को दर्पण कहते हैं जिससे प्रकाश का नियमित मतलब लगातार, रेगुलर क्या हो, परावर्तन होता है। दर्पण के चमकदार तल को परावर्तक तल कहते हैं। ठीक है, दर्पण ऐसे हुआ, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होता है। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। बउआ आपको दर्पण कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा का होता है गोलीय दर्पण। आप लोग कहोगे सर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या हो गया बउआ, तो आप समझोगे तो समझ में आएगा। देखो इसे दर्पण दो ही प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, एक समतल दर्पण एक गोलीय दर्पण। अगर बात करें और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, और यह गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, कौन कौन, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, याद रहे गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, एक उत्तल एक अवतल। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण तो बहुत ईजी है, आराम से पढ़ सकते हो। समतल दर्पण, जो दर्पण एकदम समतल और सपाट हो, यानी बिल्कुल 180 डिग्री पर सीधा हो, उसे हम लोग समतल दर्पण कहेंगे। समतल दर्पण देखो यहाँ पे 180 डिग्री का मतलब हुआ, 180 डिग्री जब हम लोग कोण खींचते हैं, जैसे यहाँ पे यह बिंदु है, अब इसमें प्रकार रख के हम कोण खींचते हैं तो इस तरह से जाता है, मतलब इस तरह से मुड़ते हुए जाएगा तो सीधा आएगा, तो उसे हम लोग क्या 180 डिग्री, इस बिंदु से अगर यहाँ पे लाइन है तो 180 डिग्री सिंपल इसी का लाइन पाएगा, यानी कि पूरा सीधा लाइन 180 डिग्री होता है। तो ये कहता है समतल दर्पण क्या है, जो दर्पण एकदम समतल, एकदम पूरा समतल होना चाहिए, एवं सपाट मतलब पूरा एकदम चिकना, समतल एवं सपाट हो यानी बिल्कुल 180 डिग्री पर हो, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। देखो बुआ समतल दर्पण की विशेषताएं क्या होती है, कुछ उसकी विशेषताएं हैं, चलिए विशेषताएं पढ़ते हैं। सबसे पहले समतल दर्पण जो होता है उसकी विशेषताएं की बात करें, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जैसे कि ये समतल दर्पण है तब प्रतिबिंब, अरे बाप रे सबको इसके पॉइंटो दिख रहा है। अब भाई पापा के परी क्या करोगे है? अब ओती जाके पहनना ही है तो हम क्या कर सकते हैं उसको कोई, चलो तो यह पापा के परी जो है इस दर्पण में नजर आ रही है कि नहीं, दर्पण में नजर आ रही है, इस दर्पण में नजर आ रही है कि नहीं। चलिए तो क्या होगा, प्रतिबिंब उसके पीछे बन रहा है, जैसे आगे खड़ा है तो पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, पहला। दूसरा का प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, जो प्रतिबिंब का आकार है वस्तु के आकार दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है प्रतिबिंब की अपेक्षा सीधा बनता है, प्रतिबिंब जो वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु की अपेक्षा सीधा प्राप्त होता है। फोर्थ पॉइंट है प्रतिबिंब यहाँ पे
पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, यानी कि उल्टा यानी कि दाहिना भाग बायां भाग होगा और बायां भाग दाहिना भाग होगा, क्योंकि हम पार्श्व परावर्तन अभी जस्ट पर आए हैं। ठीक है। प्रतिबिंब आभासी बनता है, रियल प्रतिबिंब नहीं बनता है बुआ, समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूरी पीछे बनता है जितना दूरी पर आप है। जैसे कि आप सीधा समझ लीजिए, यह दर्पण है, यह दर्पण है, दर्पण से आप जो खड़े हैं, अगर कितने मीटर पर, 1 मीटर पर खड़े हैं, 1 मीटर पर, तो प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे 1 मीटर के पीछे बनेगा। यानी कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। ठीक है, यह समतल दर्पण हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। बुआ गोलीय दर्पण जो होता है, आपने देखा होगा, यह गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है। एक यह रंगा हुआ रहता है, एक यह रंगा हुआ रहता है। ठीक है, देखो पहला सीधा समझ लो, यह बेस के लिए होता है बुआ, यह अवतल दर्पण होता है। ये देखो क्या होगा, ये पीछे यानी कि जो धंसा हुआ भाग रहता है वह चमकीला सतह होता है, उभरा हुआ भाग जो होता है रजित दर्पण, मतलब रंगा हुआ रहता है। इसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण, अवतल कहते हैं। और उत्तल की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो उत्तल में क्या होता है, इस तरह के होते हैं। ठीक है, इस तरह के होते हैं, यानी कि उठा हुआ भाग क्या होता है, चिकना होता है, और धंसा हुआ भाग को रंगा जाता है। इसको हम उत्तल कहते हैं। वो गोलीय दर्पण क्या, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका प्रावर्तक सतह किसी गोले का एक भाग होता है। मतलब समझिए, गोला क्या होता है, गोला यह होता है, और गोला जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, सीधा बनाने का प्रयास करता हूं, बढ़िया से बन ही नहीं पाता है गोला, चलिए ठीक है। ये गोला है, गोला का भाग करने का मतलब हम यहाँ पे कुछ मिटा दिए तो ये कौन सा दर्पण हो गया, कोई ना कोई दर्पण बन जाएगा, है कि नहीं। अगर इसका इसी से रंग देंगे तो उत्तल दर्पण। अगर यहाँ पे गोला है, अगर मैं चाहूं तो सिंपल बेस में अगर मैं इसको मिटा देता हूं इतना से, और मैं क्या करता हूं, बाहर वाला सतह को रंग दिया, तो कौन बन गया बुआ, ये बन गया अवतल दर्पण, है कि नहीं। तो यह चाहे ऐसे भी कर सकते बुआ, कि सिंपल है, जब ऐसा कोई गोला है, ठीक है, जब यहाँ से मिटा देते हैं आधा और इस पर ऐसे खींच देते हैं और बाहर वाला रंग देते हैं, तो अवतल दर्पण बन गया, है कि नहीं। तो किसी गोला का भाग होता है, तो वही कहता है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका प्रावर्तक सतह जो होता है, क्या होता है, प्रावर्तक सतह किसी गोले, खोखले गोले का भाग होता है। खोखला गोला मतलब होल का भाग होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है। पहला होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बगल में आपको दिख रहा है अवतल दर्पण क्या है, यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण यह होता है बुआ, अवतल दर्पण यह होता है, क्या होता है समझिए। अवतल दर्पण क्या है, वह गोलीय दर्पण जिसका प्रावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, जिसका प्रावर्तक सतह जहां से प्रावर्तित होता है अंदर की ओर धंसा रहता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कि वह गोलीय दर्पण जिसका प्रावर्तक सतह क्या होता है बउआ, अंदर की ओर धंसा होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। देखो अंदर की ओर धंसा हुआ है, और जब भी प्रकाश प्रावर्तित होगा, जिस यहाँ पे प्रकाश आएगा, इधर में प्रावर्तित होगा, यानी कि प्रावर्तक सतह है और अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो अवतल दर्पण में क्या कहता है, वह गोलीय दर्पण जिसका प्रावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए, अगला हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण का उपयोग, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, जो 2013 और 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो सबसे पहले दाढ़ी बनाने में। जैसे हम टकला दिख रहे हैं, तो हम दाढ़ी बनाने गए होंगे, टकला हुए हैं, मतलब किसी न किसी, आज समझ सकते हो मेरी दादी का देहांत हो गया था, ठीक है, इसीलिए टकला हुए हैं। तो आप लोग दाढ़ी भी बनवाने जाते हैं, चाहे टकला कोई भी बाल उल कटवाने, तो वहां पे एक शीशा मिरर लगा होता है, वो बेसिकली दाढ़ी बनाने में ये अवतल दर्पण होता है। आप लोग सोचते हो कि पूरा वो सीधा समतल दर्पण है, जी नहीं, वो कुछ धंसा हुआ रहता है, इस तरह के रहता है, इस तरह के कर्व रहता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है, और पीछे की तरफ रंगा हुआ रहता है। और जब इसमें आप जब देखते हैं तो पूरा स्मार्ट नजर आते हैं, अरे इस तरीके, जब सैलून में आप जाइए जाते होंगे, बाल और केस करवाए, खूब स्मार्ट लगते हैं, अरे वाह, तुरंत का पॉलिश वॉलिश करवा लेते हैं, है कि नहीं। तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, या हजामती दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, हजामती दर्पण या दाढ़ी बनाने में, याद रखना अवतल दर्पण। सेकेंड पॉइंट है आंख, दांत, नाक,
कान, गले आदि के डॉक्टर प्रकाश की किरण छोटे, जैसे मैं गया था आंख दिखवाने, आंख को मैं दिखवाने गया था, ठीक है। तो वहां पे आंख क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर एक पहन लेते हैं ऐसे, ऊपर से पहन लेते हैं और उसमें से प्रकाश निकलता है, क्योंकि आंख को देखना था हमको, प्रकाश निकलता है वहां पे लेंस लगाकर हमको आंख को देखते हैं, आंख को देखते हैं, तो वहां पे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये कहा गया, आंख, दांत, नाक, कान, गले आदि के डॉक्टर प्रकाश के किरण छोटे कर को, प्रकाश की किरण को छोटा करके क्या करता है, दर्पण से परावर्तित करके उन अंगों पर डालते हैं और देखते हैं। यानी कि जब प्रकाश को क्या करते हैं, बहुत फैलने वाला जो प्रकाश है उसको एक जगह फोकसित करके देता है, तो ज्यादा प्रकाशित दिखाई देता है कोई वस्तु, ठीक है। अगला बात, हम टेबल लैंप, इसका उपयोग किया जा सकता है। जो टेबल लैंप होता है, आप लोग लैंप देखे होइएगा, इमरजेंसी लाइट टेबल पर रखा हुआ रहता है, इसमें भी इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में मोटर, यहाँ पे मोटर कार और रेल इंजन तथा सर्च लाइट में, लैंप में इसका प्रयोग देखिए, सर्च लाइट में कहाँ बताते हैं आपको, देखिएगा बड़े बड़े फिल्मों में एक ऊपर बहुत बड़ा लाइट लगा रहता है, तो चोर से क्या करता है, लाइटवा घूम ही रहता है, गोल 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 घूम ही रहता है, तो उससे बचना होता है, जब चोरी करने कोई जाएगा तो बचेगा। तो यहाँ पे सर्च लाइट के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। मोटर कार, रेल इंजन तथा सर्च लाइट में, देखो यहाँ मोटर कार के आगे हेडलाइट होता है, उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आप कम से कम इसका 3 याद रखना, दाढ़ी बनाने में समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, साथ में आप आंख, कान, नाक, गले आदि को देखने में डॉक्टर लोग प्रयोग करते हैं, साथ में यहाँ पे सर्च लाइट का किसका, मोटर कार, रेल और तथा सर्च लाइट में इसका प्रयोग करते हैं। साथ में लिख सकते हैं टेबल लैंप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। उत्तल दर्पण क्या है, देखो उत्तल दर्पण क्या है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर क्या होता है, बाहर की ओर धंसा होता है, अंदर की ओर, सॉरी, बाहर की ओर धंसा होता है। मतलब समझिए कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर, देखो बाहर वाला, अंदर वाला भाग नहीं, बाहर वाला धंसा रहता है। देखो जब प्रकाश जब पड़ेगा तो यह उधर भागेगा, ठीक है, ऐसे भागता है कि नहीं। यह प्रकाश आपतित हुआ, यह परावर्तित हुआ, परावर्तित हुआ, तो क्या हुआ, बाहर की, मतलब ये बाहर की तरफ धंसा है, देखो ये बाहरी भाग है, अंदर वाला भाग, बाहरी भाग धंसा हुआ है। तो कहता है वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर धंसा है, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण का, सॉरी, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, तो सिंपल है, याद रखना, मोटर गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मोटर गाड़ी जो होता है उसमें देखना साइड मिरर, इस तरह साइड मिरर लगा होता है, मोटर गाड़ी के साइड मिरर में, ठीक है, प्रयोग कर सकते हो। वही कहता है वहां पे मोटर कारों के ड्राइवर के सीट के पास लगा होता है, इसे हम ड्राइवर पीछे से आने वाले व्यक्ति व गाड़ियों को प्रतिबिंब देख सकता है। तो आप सीधा लिख सकते हैं मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ में उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग बड़ी दुकान, सुपरमार्केट, मॉल जैसे स्थानों पर सुरक्षा कारण, आप मॉल में जाइएगा, इस तरह का, या सड़क उड़क पर इस तरह का लाइट आपको देखने को मिलेगा, इस तरह का लाइट आपको देखने को मिलेगा। जैसे होता क्या है, जैसे कि आपको रोड इस तरह से होता है, जैसे कि इधर से रोड है, इधर से रोड है, ठीक है, और एकाएक ऐसे मुड़ रहा है, एकाएक ऐसे रोड मुड़ गया, ठीक है। तो जब इधर से कोई गाड़ी जा रहा है, और इधर से भी कोई गाड़ी आ रहा है, तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि कोई गाड़ी है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो टकरा सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक लाइट लगा रहता है, इस तरह के, इस तरह का लगा रहता है, ताकि इधर वाला वस्तु इधर की दिखाई देता है और इधर वाला को इधर दिखाई देता है कि हाँ कोई आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा रहता है, कहाँ पे, बड़े दुकान पे, सुपरमार्केट, मॉल जैसे स्थानों पर लगा रहता है, ताकि गाड़ी टकराए नहीं, ठीक है। साथ में आप एटीएम में जाइएगा तो एटीएम मशीन में देखो, इस तरह के एटीएम मशीन में यहाँ पे आपको लाइट लगा रहता है, यहाँ पे बड़े एक अवतल दर्पण आता है, सॉरी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो एटीएम यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन में भी सुरक्षा कारणों से उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो पहला साइड मिरर के रूप में करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, सड़क, मॉल, बड़े दुकान, सुपरमार्केट में सुरक्षा हेतु उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। थर्ड नंबर, एटीएम में सुरक्षा के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखो प्रतिबिंब की बात करें, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब से आप क्या अंतर है समझिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब अंतर की बात करें, देखो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जो रियल प्रतिबिंब है उसको पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक यानी कि आभासी, जो काल्पनिक या आभासी वही चीज है,
आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला बात करते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। जो रियल प्रतिबिंब होता है वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर क्या, चलिए समझते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, बाहर की ओर उभरी होता है। देखो आपको याद होगा, मैं दोनों दर्पण लिखता हूं। यह जो दर्पण बना रहा हूं और ये बाहर की तरफ उभरा उत्तल है, और यह जो अंदर की ओर मतलब बाहर क्या होता है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवतल कहेंगे। तो उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह क्या बाहर की ओर उभरी होता है, ठीक है, जबकि अवतल, यहाँ पे अवतल दर्पण के अंदर की ओर उभरी होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा का पॉइंट, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा, छोटा और आभासी प्रतिबिंब यानी कि छवि यानी कि प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, चलिए क्या बनाता है बुआ, जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण हमेशा होता है सीधा, छोटा, आभासी मतलब होता है काल्पनिक, छवि मतलब छाया मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनाती है। जबकि अवतल दर्पण जो होता है उल्टा, सीधा, छोटा, बराबर या बड़ा, बराबर भी, बड़ा भी, और आभासी या वास्तविक छवि बना सकता है। यानी कि दोनों कर सकता है। अवतल दर्पण जो है आभासी भी, काल्पनिक भी, छोटा भी, बड़ा भी, सब प्रतिबिंब बना सकता है। कौन, अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, याद रखना। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि अपसारी दर्पण क्या है, तो अपसारी में किरण बताया हूं। अपसारी, अपसारी किरण वैसे किरण होते हैं जब एक बिंदु से निकलकर चारों दिशा में फैलते हैं। जैसे कि देखो, अगर मैं उत्तल दर्पण यहाँ पे बनाने के प्रयास करूं, ये उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो इसमें क्या होगा, एक बिंदु से निकलेगा, ये जब जाएगा तो इस बिंदु से निकलकर चारों दिशा में फैल जाएगा। देखो, एक बिंदु से निकल रहा है, एक बिंदु से निकल रहा है, चारों दिशा में फैल रहा है। तो क्या होगा, जब एक बिंदु से निकलकर चारों दिशा में फैलते हैं तो उसे अपसारी किरण कहते हैं। तो उसी तरह अपसारी दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, जबकि अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं। क्योंकि सिंपल समझ लो, इसमें क्या होता है, एक बिंदु पर मिलता है। जैसे कि यह अवतल दर्पण हुआ, जब प्रकाश जाएगा तो यहाँ से आएगा तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ से आएगा फिर भी यहाँ पे मिलेगा, यहाँ से आएगा तो यहाँ पे मिलेगा, यानी कि बहुत सारा किरण एक बिंदु पर मिलता है। ठीक है, तो ये क्या, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन कहता है, गोलीय दर्पण क्या है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोला का भाग होता है। सबसे इजी क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, ठीक है ना, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। अब से पूछ दिया आपसे कि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या है। बउआ आपको मैं अगर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ाया भी हूं। एक सूत्र होता है आर बराबर 2f, आर बराबर 2f। आर क्या है, 2f क्या है, इस सब मैं ऑलरेडी पढ़ा याद हूं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग देख लेना, सिद्ध करें कि आर बराबर 2f, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे, वो होता क्या है, मैं थोड़ा सा डिटेल करता हूं। जब कोई दर्पण होता है, मैं यहीं पे दर्पण बनाता हूं। इस दर्पण में जैसे कि यहाँ पे होता है, यह वक्रता केंद्र सी होता है, यह फोकस होता है, और इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम आर कहते हैं, जिसको वक्रता त्रिज्या से दर्शाते हैं। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम एफ से दर्शाते हैं। और वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी के दुगुना होता है। यानी कि सूत्र होता है आर बराबर 2f, 2f, या f बराबर, डायरेक्ट कहते हैं f बराबर कह सकते हैं r/2 कह सकते हैं। ये सूत्र को प्रूफ करके मैं बता चुका हूं, या मैं फिर से इसी चैनल पे आपको प्रूफ करके बताऊंगा। हुआ, डब्ल्यू स्टडी को चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत करके इस क्लास को ले रहे हैं। प्लीज आप लोग कर लोगे ना, क्योंकि न्यू चैनल बनाया है। पहले वाला चैनल सब चल रहा है, ये नया चैनल है जो कि केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए पढ़ाई होगा इस पर, और केवल टॉपर लेवल का तैयारी चलेगा आपका। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी बराबर एफ बराबर सूत्र जो होता है होगा, एफ बराबर सूत्र जो होता है r/2 होता है। कैसे होता है मैं आपको प्रूफ करके बता दिया हूं, या आप लोग यहाँ पे माइंड सेट स्टडी पे मैं बता दूंगा, आप लोग देख लेना, या टेलीग्राम ज्वाइन कर लो,
किस पर? तो टेलीग्राम डब्ल्यू स्टडी जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए और आपका वहां पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, कर लीजिएगा। देखो आर मतलब वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो 20/2 हो जाएगा, कटेगा तो 10 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर आ गया। अगला क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पश्च दृश्य के रूप में आप ये वैरिकता क्यों देते हैं? जैसे समझिएगा, यहाँ पे कहा गया आपसे, हम वाहन जो होता है, वाहन मतलब गाड़ी की बात करते हैं। वाहन मतलब जो 4 चक्का गाड़ी होता है, वाहनों में उत्तल दर्पण के पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में, पार्श्व दृश्य मतलब होता है पीछे की वस्तु को दृश्य, पीछे के दृश्य, पार्श्व मतलब पीछे, पार्श्व मतलब पीछे, दृश्य मतलब देखना, मतलब दृश्य मतलब पीछे के जितना दृश्य है उसको देखने के लिए उपयोग करते हैं। क्यों? देखो उत्तल दर्पण में फायदा क्या होता है बउआ, कि जब हम साइड मिरर जो होता है, गाड़ी के साइड मिरर में जब उत्तल दर्पण का, जिसे हम लोग मोटरसाइकिल में देखना 2 गो दर्पण दे शीशा दे लेता है, एगो साइड मिरर के पीछे के देखने के लिए, ताकि पीछे से कोई, जैसे कि पीछे से गाड़ी आ रहा है, हमको इधर मुड़ाना है, गाड़ी आ रहा है, ऐसे मुड़ाएंगे ठोक देगा। जैसे कि हम लोग जैसे रोड है, आप सीधा समझना, ऐसे रोड है, ठीक है, रोड कुछ इस तरह से है, ठीक है, और हम इधर से आ रहे हैं, जैसे कि इधर से आ रहे हैं, अच्छा इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, और इधर एक और रोड गया है, और हमको इधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है, ठीक है, और हम भी इधर से आ रहे हैं, और हो सकता है कि पीछे से और गाड़ी आ रहा हो सकता है, और ये जैसे ही हम इधर मुड़ेंगे ताले ये गाड़ी आकर ठोक दिया हमको, तो कैसे पता चलेगा? इसलिए हम लोग और साइड मिरर रखते हैं, ताकि बाइक हम चला रहे हैं और हमको इधर मुड़ना है, इधर से गाड़ी आ गया, साइड मिरर है तो पीछे हम लोग इस शीशवा में नजर आ जाएगा कि पीछे कौन आ रहा है, और नहीं तो उतना समय में गाड़ी पर ये टाइम नहीं मिलता है कि हम पीछे मुड़ कर देखें कि कौन आई थी, कल ठुकिए देंगे, इसलिए साइड मिरर का प्रयोग करते हैं। तो साइड मिरर का प्रयोग उत्तल दर्पण का इसलिए किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है बहुत कम जगह में बहुत सारे क्षेत्रफल को अपने अंदर समीट समीटे रखता है। तो ये कहता है उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से देखने का क्षेत्रफल ज्यादा होता है। जैसे उत्तल दर्पण जो होता है, छोटी सा दर्पण बहुत बड़े क्षेत्रफल को अपने अंदर समीटे रहता है, ठीक है ना, ज्यादा होता है। इससे यहाँ पे ड्राइवर को यहाँ पे अपने पीछे चलने वाला ज्यादातर ट्रैफिक को देखने में मदद मिलती है, और पीछे जितने ट्रैफिक लगा है, जितना गाड़ी है, उसको देखने में मदद मिलता है। सेकेंड पॉइंट, उत्तल दर्पण से हमेशा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसलिए आसानी से दिखाई देता है। उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। छोटा बनने से क्या होगा, बहुत सारा चीज दिखाई देगा, ठीक है ना, छोटा बनता है, जिससे उसका दृश्य क्षेत्र बड़ा होता है, ज्यादा होता है। उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्र होता है, जिससे उसका दृश्य क्षेत्र ज्यादा होता है। उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह बाहर की ओर क्या होता है, उभरी होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको किसी ड्राइवर को पीछे की वस्तु देखने में आसानी होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या तात्पर्य है? देखो सिंपल समझिए, जहां पे जब किसी समतल दर्पण से परावर्तन, यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के बराबर आवर्धन 1 हो आता है, तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर है। सीधा समझिएगा, क्वेश्चन कहा गया एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन अगर +1 है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है कि जब किसी समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के बाद आवर्धन +1 आता है, तो इसका मतलब हुआ कि उसका प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है, ठीक है। आगे चलते हैं, समतल दर्पण के आवर्धन हमेशा एक होता है, ठीक है। धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी है। वैसे इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन लिख दिया हूं। प्रतिबिंब से समान दूरी पर प्रतिबिंब यहाँ पे बिंब मतलब होता है वस्तु, याद रहे, बिंब मतलब वस्तु होता है, वस्तु, ठीक है ना। तो बिंब से यानी कि वस्तु से समान दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि इक्वल दूरी पर। आवर्धन के बारे में कुछ और जानकारी लेना है तो आप इसको पढ़ लीजिए। अगर आवर्धन का परिणाम 1 से ज्यादा है तो छवि वस्तु से बड़ा है, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। अगर आवर्धन का परिणाम 1 से कम है तो छवि वस्तु से छोटा है। छवि मतलब प्रतिबिंब। अगला हमारा है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस को परिभाषित करें। मुख्य फोकस क्या होता है? फोकस क्या है?
तो अवतल दर्पण की फोकस की बात करें तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस क्या होता है समझिएगा। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां जहां मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बउआ फोकस कहते हैं। इसे फोकस बिंदु भी कहा जाता है या फोकस कहते हैं। इसे एफ द्वारा दर्शाया जाता है। फोकस क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि कोई दर्पण है, उत्तल या अवतल, सीधा समझिए। यह जो किसी न किसी गोला का एक भाग होता है बउआ, आपको पता है। तो गोला का कोई केंद्र होगा, केंद्र को हम सी कहेंगे, है कि नहीं। गोला का भाई भागे ना होता है, तो क्या होगा सी, जिसको हम लोग केंद्र कहेंगे। और केंद्र से यह आपका जो होता है ध्रुव होता है, पी मतलब ध्रुव, ठीक है। और जो बात करते हैं इसके बीच में एक फोकस होता है, फोकस, ठीक है। तो वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, ये फोकस है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं बउआ, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग, वक्रता, वक्रता त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। वक्रता त्रिज्या आर कहेंगे। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, एफ कहते हैं। क्या कहते हैं, एफ, फोकस दूरी कहते हैं। इसी को पूछ रहा है कि यहाँ पे अवतल दर्पण की फोकस क्या होता है। तो फोकस यह है। तो फोकस क्या होता है, जब भी कोई अवतल दर्पण पर प्रकाश आती है, कितना हो प्रकाश आ जाए, जब वो टकरा कर किससे जाएगी, टकरा के जिस बिंदु से निकलती है, यानी कि कहीं से भी आप प्रकाश गुजार लीजिए, टकराएगा तो टकरा के जिस बिंदु पर मिलता है, देखो कहीं से भी आएगा तो इसी बिंदु पर मिलेगा। तो जहां बिंदु पर मिलता है उसको फोकस कहेंगे। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, यानी कि सीधा समझ लो, जब यह कोई क्या है, यह प्रधान अक्ष है। अब कोई भी अब प्रकाश आ रहा है तो टकरा कर आएगा, एक बिंदु पर टकराते जाएगा। कहीं से भी आएगा तो इसी बिंदु पर टकराएगा, देखना इसी बिंदु पर। चाहे कहीं भी प्रकाश आ जाए बिंदु से यहाँ पर टकराएगा, चाहे नीचे से भी आएगा तो ये इसी बिंदु पर टकराएगा, इसी पर टकराता है। नीचे से भी आएगा तो इसी बिंदु पर टकराएगा। लेकिन जिस बिंदु से टकराता है, जिस बिंदु पर मिलता है, उसे हम फोकस कहेंगे। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर, देखो मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर आने वाली प्रकाश की किरण यहाँ पे परावर्तन के बाद मिलती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। वहां पे मुख्य फोकस या फोकस बिंदु भी कहते हैं, इसे हम एफ द्वारा सूचित करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो आज के लेक्चर था इस चैप्टर का इतना ही था मेरे प्यारे बच्चों। 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बात करते हैं, और इसका और 5 मार्क्स का टॉपिक बच जाता है जो अलग अलग करके पढ़ाएंगे। जो आपका यह है अवतल दर्पण को सिद्ध करना है बुआ, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। ये सब अगला टॉपिक है। जैसे कि r बराबर 2f सिद्ध करे अवतल दर्पण में, r बराबर 2f सिद्ध करे उत्तल दर्पण में, दर्पण सूत्र क्या है, ये सब आपको प्रूफ करने को देगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जब के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। और डब्ल्यू स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, डब्ल्यू स्टडी है, स्टडी चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और पीडीएफ नोट्स और क्लास ज्वाइन करने के लिए 91 17 82 30 62 पर कंटेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। फटाफट आप लोग कर लीजिए आप। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, टेक केयर। और आप लोग सपोर्ट बनाइए थोड़ा, आपके डब्ल्यू स्टडी को आप लोग शेयर कीजिए एक बार प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।